हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एजुकेशन चैनल में स्वागत है। मैं कार्तिक आपको एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। यानी आज का हमारा जो टॉपिक से एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना। इसी के साथ सभी दोस्तों को राधे राधे राम राम। हम लोग पढ़ चुके हैं कि एटॉम क्या होता है, एटॉम के बाहरी मतलब एटॉम के बाहर में इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें कौन कौन सा साइंटिस्ट आपका योगदान दिया। पहले आया था हमारा जॉन डाल्टन, फिर आया आपका जे थॉमसन, फिर आया आपका रदरफोर्ड, फिर आया हमारा नील्स बोर। एंड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का तब तक खोज नहीं हुआ था। तो न्यूट्रॉन का खोज कौन किया? जेम्स चैडविक ने किया। 1932 में जेम्स चैडविक ने आपका न्यूट्रॉन का खोज किया। तो हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है। एक्चुअली सबसे बड़ी बात क्या है कि एटम किससे बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। लेकिन इससे पहले जॉन डाल्टन क्या बताया कि एटम जो एक है उससे छोटा कोई नहीं हो सकता। लेकिन आज हम लोग क्या जानते हैं, एक एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या कि उससे भी छोटा पार्टिकल है, इससे भी छोटा पार्टिकल कौन कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो आपका 3 पार्टिकल पाया जाता है। एटम से पूछा जाएगा सवाल, जो एटम के अंदर कितना पार्टिकल पाया जाता है? 3 पार्टिकल। 3 पार्टिकल का क्या क्या नाम है? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। तो आइए जानते हैं प्रोटॉन का खोज कौन किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था और न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था। तो इलेक्ट्रॉन आपका हुआ, ये आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आपका जे थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन का खोज। प्रोटॉन का खोज किया था आपका गोल्डस्टीन। एंड न्यूट्रॉन का खोज किया था जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था एंड न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया। ये आपका कौन से ईयर में किया था? 1897 में। ये आपका 1886 में। ये आपका 1932 में। मतलब पहले खोज क्या हुआ था? प्रोटॉन का खोज किया था गोल्डस्टीन ने, उसके बाद आया इलेक्ट्रॉन का खोज एंड उसके बाद आया 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया। तो ये आपका खोज हुआ। इसमें चार्ज कैसे होता है, यानी आवेश। आवेश क्या आएगा इसका? आवेश आएगा आपका इलेक्ट्रॉन का आपका नेगेटिव, प्रोटॉन का आएगा पॉजिटिव एंड न्यूट्रॉन का आएगा आपका उदासीन यानी न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का आएगा न्यूट्रल यानी उदासीन। तो आवेश क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का आपका नेगेटिव यानी माइनस, पॉजिटिव का आएगा प्लस यानी धनात्मक, ये ऋणात्मक, ये होगा उदासीन। ठीक है, इसको आपको इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार सिंबल से देख सकते हैं, कोई भी किताब में लिखा रहेगा। प्रोटॉन को P प्लस और न्यूट्रॉन का n⁻0, मतलब उसका उदासीन है। इसलिए ये आपका खोज हुआ, ये आवेश हुआ। इसका मास कितना होगा? मास यानी द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आएगा आपका 9.31 इंटू 10⁻³ kg एंड प्रोटॉन का आएगा 1.67 इंटू 10⁻27 kg एंड 1.6 आपका न्यूट्रॉन का आएगा 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ये जो आपका प्रोटॉन का मास है 1.6 इंटू 10⁻17 kg एंड न्यूट्रॉन का 1.67 इंटू 10⁻27 kg। इसका मान, इसका मास है, दोनों का सेम है। इसलिए आपका इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? 9.31, यानी इतना छोटा है कि 2000 गुना बड़ा है आपका प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास। ये इतना गुना छोटा है, यानी 2000 गुना ये बड़ा है प्रोटॉन और आपका न्यूट्रॉन। इसलिए हम कोई भी
एटम का अगर परमाणु द्रव्यमान निकाल रहा है यानी उसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन का मास को नहीं जोड़ते। क्यों नहीं जोड़ते हैं? क्या कि 2000 का आपका उससे भी छोटा है, मतलब उतना गुना छोटा है। अगर 2000 में आप 1 रुपया जोड़ेंगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा? 1 रुपया आप माइनस करेंगे तो कोई दिक्कत है? नहीं है। तो इसलिए हम लोग इसमें आपका ये इलेक्ट्रॉन का मास, कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट्स का अगर उसका द्रव्यमान निकाल रहे हैं तो हम लोग नहीं जोड़ते। क्यों नहीं जोड़ते हैं? क्योंकि इसका जो मास है उससे बहुत छोटा है। कितना? 2000 गुना छोटा है, ये 2000 गुना बड़ा है। इसलिए इस दोनों का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ के हम लोग किसी भी एलिमेंट्स का मास निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मास जान गया। लेकिन अमाउंट ऑफ चार्ज, इसका चार्ज कितना हुआ? अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज यानी आवेश की मात्रा। आवेश की मात्रा क्या होगा? इसका आएगा, इलेक्ट्रॉन का आएगा आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का भी आएगा आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एंड न्यूट्रॉन का आगे, इसका प्रोटॉन का पॉजिटिव ये इलेक्ट्रॉन है इसलिए नेगेटिव, और इसका जीरो आएगा। क्यों आ गया? प्रोटॉन, जितना प्रोटॉन होता है उतना न्यूट्रॉन होता है। जितना प्रोटॉन होता है उसका आवेश इलेक्ट्रॉन होता है। अगर कोई भी एटम के अंदर आपका जितना प्रोटॉन होता है या उतना इलेक्ट्रॉन होता है तो वो आपका एटम क्या कहलाएगा? उदासीन, यानी इसका जो आपका आएगा जीरो आएगा। ठीक है, तो हम लोग जान गए इसका आवेश, मास, अमाउंट कौन से ईयर में ये किया, और कौन से ईयर में आपका आविष्कार किया। इसका चार्ज जान गए, इसका मास जान गए, एंड इसका याद कैसे करें? आपका जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो आविष्कार किया साइंटिस्ट ने, इसमें प्रॉब्लम आता है कि हम लोग को याद नहीं रहता है। इसलिए एक ट्रिक्स बता रहे हैं हम। ईट पग नाचे, ई से आपका ईट पग नाचे, यानी ई से आपका इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने किया, प से आपका प्रोटॉन, गो से आपका गोल्डस्टीन आविष्कार किया, एंड नौ से आपका आएगा न्यूट्रॉन, चो से आएगा चैडविक। माने आपका इसमें ईट पग नाचे यानी इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया, न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया। ठीक है, तो इतना हम लोग जान गए। लेकिन आपका जो न्यूट्रॉन का खोज किया जेम्स चैडविक क्या बताया कि वो मान लीजिए कोई भी आपका एटम है, ये एटम बोल रहे हैं इस प्रकार है कि उसका कोई भी आपका द्रव्यमान अगर निकाल रहे हैं, मान लीजिए कि उसने बोला कि आपका एटम के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या रहेगा, उस संख्या को उसने द्रव्यमान संख्या निकाल सकते उसके चलते। तो ये कौन बोला है? आपका जेम्स चैडविक ने बोला। ठीक है, तो जेम्स चैडविक क्या बोला कि अगर कोई भी एटम होगा उसके अंदर में जो नाभिक होगा उस नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के होगा और बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए ये कोई एक 12 आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितना है? 12 है, यानी यहाँ पे 12 आपका कार्बन का जो परमाणु संख्या है इसके अंदर है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। लेकिन और बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे प्रोटॉन कितना है आपका? प्रोटॉन 6 है। ये वाला आपका है परमाणु क्रमांक, ये इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक 6 है, यानी प्रोटॉन की संख्या 6 है और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना है आपका? 12 है। इसी को तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बोलते हैं। अगर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 12 है तो हमारा न्यूट्रॉन कितना है? 6। क्यों? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अगर 12 है और प्रोटॉन आपका 6 है तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या से 6 माइनस करें, 6 से तो बचेगा, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना है? 6 है। इस प्रकार बोला। ठीक है, लेकिन इसके बाद हमारा कौन आपका साइंटिस्ट आएगा? इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे सजाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो है कैसे सजाएंगे उस, इसलिए इलेक्ट्रॉन मतलब किस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि ये जो आपका कक्ष है
दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो कक्ष वो बनाया है, जो आपका सेल बनाया, इस प्रकार का जो बनाया है, आप इस प्रकार देख लीजिएगा कि इस कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन को सजाएंगे मतलब इलेक्ट्रॉन को कैसे व्यवस्थित करेंगे कि कौन सा कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा। इस कक्ष, ये जो कक्ष दिया हुआ इस प्रकार का जो आपका एटम है, ये जो आपका एटम है, ये जो आपका पहला कक्ष है, ये आप इसको कक्ष बोला, ठीक है, यानी सेल बोला, इसको सेल बोला है, सेल, ठीक है, SHELL, सेल बोला। सेल मतलब कक्ष। ये आपका पहला कक्ष हुआ, ये आपका दूसरा कक्ष हुआ, ये आपका तीसरा कक्ष हुआ, ये आपका चौथा कक्ष हुआ, इस प्रकार का कक्ष उसने दिया, ठीक है। पहला कक्ष इसको के बोला, ये के, एल, एम, एन, इस प्रकार का कौन दिया, थ्योरी, ये थ्योरी दे दिया बोरबोरी, ये आपका बोरबोरी नहीं आएगा आपका, हाँ, बोरबोरी स्कीम। बोरबोरी स्कीम क्या बताता है, यानी इसमें 2 साइंटिस्ट काम किया, 2 साइंटिस्ट काम किया, लेकिन इससे पहले जो आपका बोरबोरी, आपका नील्स बोर ने अपना जो थ्योरी दिया था, यानी मॉडल जो पेश किया था, वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है आपका क्या बाहरी कक्ष में था, हर लेवल का एक एनर्जी लेवल है, ये नहीं कि किसी भी आपका कक्ष में घूमेगा इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं बोल रहा है कि उसका एनर्जी लेवल कुछ अलग होगा, तो जिसका अलग अलग एनर्जी लेवल होगा उस कक्ष में वो इलेक्ट्रॉन घूमेगा। लेकिन वो आपका, वो भी आपका जो नील्स बोर, वो भी गलत साबित हुआ, क्योंकि वो हाइड्रोजन एटम के लिए आपका उतना तो कि आपका काम किया, उसके बाद जो आपका दूसरा एलिमेंट था उसके बाद काम नहीं किया, मतलब छोटा एलिमेंट था इसलिए हाइड्रोजन उसी के साथ सिर्फ काम किया, उसके बाद वो नहीं किया। फिर वो नील्स बोर वो भी गलत हो गया। उसके बाद कौन आया, फिजिकल क्वांटम नंबर, फिजिकल क्वांटम संख्या, उसने तो कुछ अलग ही बोला, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, वो एक बोल रहा किरण है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसा है नहीं, बोल रहा इलेक्ट्रॉन कुछ अलग ही है, बोल रहा यहाँ नहीं पाया जाएगा, इसके अंदर पाया जाएगा, इसके अंदर एक आपका आएगा, आपका सेल है, सेल के अंदर एक सब सेल है, सब सेल के अंदर एक ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में पाया जाएगा बोल रहा इलेक्ट्रॉन। ऐसे नहीं कि आप किसी भी कक्षा में घूम तो रहा है, लेकिन कहाँ पाया जाएगा, मतलब पाए जाने की संभावना कहाँ है, बोल रहा है कि एक सेल होगा, एक सेल, एक मतलब एक ऑर्बिट होगा, ऑर्बिट में एक सेल होगा, ऑर्बिट और सेल एक ही है, मतलब एक ऑर्बिट होगा, उसमें एक सेल होगा, उसमें एक सब सेल होगा, उसमें एक सब सेल के अंदर एक ऑर्बिटल होगा, और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है। ये आपका क्वांटम फिजिकल थ्योरी बताता, लेकिन हमारा क्लास 9 में ये तो दिया हुआ नहीं है, इसके बारे में हम लोग को जानना जरूरी नहीं, लेकिन 11-12 में आपको मिलेगा तो आप पढ़ लीजिएगा। तो हमारा क्या बोरबोरी स्कीम क्या बताती है, बोरे इलेक्ट्रॉन को कैसे सजाएं, मतलब कैसे आप इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं एक कक्ष में, ठीक है। ये आपका पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष, KLMN, और इसको क्या नाम दिया उसने, N1, N2, N3, इस प्रकार का नाम दिया। बोले जितना आप जाओगे, जितना आपका कक्ष बढ़ेगा, N1, N4, N3, N5, तो उसने क्या बोला, इस प्रकार का थ्योरी दिया, इसमें से 2 साइंटिस्ट था, जिसमें क्या बोरबोरी स्कीम बोलते हैं, बोरबोरी में नील्स बोर और रोजले बोरी, यानी 2 साइंटिस्टों ने अपना आपका इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे उसके बारे में बताया, ठीक है। तो आइए जानते हैं इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे भरते हैं, कौन सा कक्ष में कितना आएगा। तो उसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन हम उस प्रकार भरेंगे कि जिस प्रकार के बोल रहे हैं, उसने एक फॉर्मूला बताया, बोले इलेक्ट्रॉन हम उस कक्ष में भरेंगे सबसे पहले, ये आपका जो हुआ एटम हुआ, ये हुआ आपका दूसरा कक्ष, ये आपका तीसरा कक्ष, इसका क्या नाम दिया, के नाम दिया, एल दिया, एम, और इसका और एक कक्ष है, इसको एन नाम दिया, मतलब KLMN कौन दिया, ये आपका नील्स बोर ने दिया। फिर जो स्कीम दिया उस समय बोला ये KLMN हुआ, इसका n का मान 1 दिया, AN का मान 2 दिया, और AN का मान 3 दिया, AN का मान 4 दिया, ठीक है।
तो एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर क्या क्या पाया जाता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इसके अंदर रहता है। ठीक, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अंदर है, उसने इसको के सेल नाम दिया, यानी के कक्ष नाम दिया, कक्ष, इसको सेल बोलते हैं। एल सेल नाम दिया, एम सेल, एन सेल या कक्ष भी बोल सकते हैं। इसका बोल रहा है जो होगा N1 होगा, N2 होगा, N3 होगा, मतलब जितना आपका बढ़ेगा उतना है। जैसे N5 होगा, N6 होगा, इस प्रकार होगा। उसने एक फॉर्मूला बताया। बोल रहा हम इलेक्ट्रॉन को कैसे भरें, आप इलेक्ट्रॉन के उस प्रकार भरें कि बोल रहा है उसने फॉर्मूला दिया 2n²। ठीक है, 2n² फॉर्मूला दिया। बोल रहे किसी भी अगर इलेक्ट्रॉन को हम भरेंगे तो उसका कक्ष में सबसे पहले उसका n का मान जितना होगा उस प्रकार हम बैठाएंगे। अगर हम देखते हैं n का मान, अगर हम देखते हैं 2n², यानी अगर 2 इंटू एन का मान अगर 1 है तो 1 का स्क्वायर मतलब कितना आएगा 1, 2 इंटू 1² यानी 2। तो पहला कक्ष में हम 2 आपका इलेक्ट्रॉन बैठाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या बताया रूल, 2n², उसने बोला 2 इंटू n² का मान 2 है, यानी 2 टू टू दी पावर 2 यानी 4, तो कितना आएगा 8। तीसरा कक्ष में बोल रहा है 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है, चौथा क्या बोल रहा है 2n², 2n² यानी इसमें 3 आ गया, 2 इंटू 3 का स्क्वायर यानी 9 इंटू 2 माने 18। ठीक है, इस प्रकार बोला 2n², इसने भी 2 इंटू 4⁻² यानी 32, इसमें आपका 18 आएगा, ये 32 आएगा। ठीक है, कौन बता रहा है ये सब 2 साइंटिस्ट बता रहा है, बोरबोरी स्कीम बताए कि वो हम ऐसे नहीं भरेंगे इलेक्ट्रॉन को, पहला कक्ष में 2n² भरेंगे, दूसरा में 2n², n का मान जितना होगा उस प्रकार हम भरेंगे। ठीक है, तो हमारा 2n के पहले हम 2 भरेंगे, मैंने पहला कक्ष में 2 आएगा, सेकंड में 8 आएगा, और तीसरा में आया आपका 18 और फोर्थ में 32, यानी n का मान जैसे बढ़ेगा वैसे बढ़ेगा। ये पहला बताया। दूसरा नियम क्या बताया कि पर हम इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार भरेंगे कि बाहरी कक्ष में आपका 8 इलेक्ट्रॉन हो, उससे ज्यादा ना हो, उससे कम हम भर सकते हैं, लेकिन बाहर मतलब उसका बाहरी कक्ष जो इलेक्ट्रॉन कक्ष होगा उसमें हम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, सिर्फ 8, उससे ज्यादा भर नहीं सकते हैं। उससे कम भर सकते हैं लेकिन 8 से ज्यादा नहीं भर सकते हैं। ये दूसरा नियम बताया। तीसरा नियम क्या बोला कि बोल ये जो आपका एटम है, इस एटम के अंदर ये नहीं कि पहले हम चौथा कक्ष में भरा इलेक्ट्रॉन, नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। पहले हम अंदर भरेंगे, अंदर का कक्ष होगा, जो पहला कक्ष होगा उसमें भरेंगे, उसके बाद सेकंड कक्ष होगा इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे, जो उसके बाद होगा कक्ष उसमें भरेंगे, ऐसे बोल। तो पहला नियम क्या बताया कि बोल रहा ये 2n² का मान होगा। ठीक है, एन का मान जैसे होगा हम इस प्रकार भरेंगे। सेकंड क्या बोला, ऐसे नहीं भरेंगे, जो बाहरी कक्ष होगा इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा नहीं होगा, उससे ज्यादा भर नहीं सकता, हाँ उससे कम भर सकते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं भर सकते। तीसरा नियम क्या बोल रहा, बोल रहे कि हम पहले पहला कक्ष में भरेंगे, ये नहीं कि हम जाके चौथा कक्ष में भरें। पहले कौन सा कक्ष भरेगा, पहला कक्ष, दूसरा क्या कौन सा सेल में भरेंगे, दूसरा सेल में, तीसरा थर्ड सेल में भरेगा। ये नहीं कि हम पहले आपका 14 सेल में भरे, फिर थर्ड आया, फिर फोर्थ आया, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो उसने 3 उसका नियम दिया। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं क्या इलेक्ट्रॉन को कैसे भर सकते हैं और कैसे सजा सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं। तो बोर स्कीम इस प्रकार बताता है कि 2n² को हम भर सकते हैं। मान लीजिए कि ये कोई एक हाइड्रोजन का एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स। ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है 1। तो हम किस प्रकार भर सकते हैं इसको, मतलब पहला कक्ष में एक ही आएगा। ठीक है, दूसरा क्या हुआ हीलियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 2, तो पहला कक्ष में 2 भरेंगे। ठीक है, यानी इस प्रकार हम एटम बना सकते हैं। ये आपका हाइड्रोजन का एटम है, तो पहला कक्ष में हम 1 इलेक्ट्रॉन भरा। ये हीलियम का एटम है। ठीक है,
तो इसमें पहला कक्ष में 2 भरा। समझ में आ रही है मेरी बात, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? मान लीजिए एक कार्बन का कोई एटम है, इसका क्या होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है, 6 होता है परमाणु क्रमांक। तो इसमें क्या, पहले हम 2 भरेंगे, यानी 2 n का मान कितना है, 8 2n²। तो पहले n का मान 2, तो हमारा n कितना है, यहाँ पे 1 है। तो उसमें हमारा पहला का जो है, ऐसे तो है नहीं, अब तो इलेक्ट्रॉन एक ही भर सकते हैं, हमारे पास परमाणु क्रमांक जो है कितना है, एक ही है। तो हम कैसे भरेंगे, जितना है क्रमांक उसी प्रकार तो भरेंगे, यानी कि दूसरा इलेक्ट्रॉन तो हम ले नहीं सकता। तो पहला कक्ष में 2 भरेंगे, कार्बन का जो है 6 है, यानी पहला कक्ष में 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते, पहला कक्ष में 2 ही भरेंगे। उसके बाद कितना बज रहा है, 4, यानी आपका जो होगा, आपका पहला कक्ष में आपका 2 आएगा इलेक्ट्रॉन, एंड दूसरा कक्ष में आएगा 4। समझ में आ रही? जैसे ऑक्सीजन ले लीजिए, ऑक्सीजन का 8 होता है, ये आपको परमाणु क्रमांक। तो पहला कक्ष में 2, उसके बाद 6, यानी पहला कक्ष में 2 और दूसरा कक्ष में 8, ये 6 आएगा आपका। 6 क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा। ऐसे नहीं भर सकते हैं, ठीक है। ये कौन बताया, ये बोरबोरी स्कीम बताया। क्या बोल रहे हैं, ऐसे कोई भी आप इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपका जैसे सोडियम हुआ, सोडियम N11, इसका 11 होता परमाणु क्रमांक। पहला कक्ष में आ गया 2, उसके बाद आएगा आपका कितना भरेंगे, 2, उसके बाद हम भर सकते हैं किसको, 9 भर सकते हैं, लेकिन बोरबोरी स्कीम नहीं बताता कि 9 आप भर नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। क्यों नहीं भर सकते हैं, क्योंकि 12 तम जो उसका आउटर मोस्ट होगा, यानी इलेक्ट्रॉन कितना भर सकते हैं, 8 भर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम भर सकते हैं। तो हम कितना भरेंगे, इसमें 8 भरेंगे। तो कितना हुआ रहा है, 2 और 8 10 हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम लिख सकते हैं पहला कक्ष में आपका 2, दूसरा कक्ष में 8, एंड आपका तीसरा कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे आर्गन हुआ 18 होता, तो पहला कक्ष में कितना भरेगा, 2, दूसरा कक्ष में 8, एंड तीसरा कक्ष में 8। इसका आउटर मोस्ट फुल है। अगर कोई भी एटम होगा जिसका आउटर मोस्ट फुल है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर फुल रहे, यानी 8 रहे, उसी को ऑस्टॉक नियम कहते हैं। अगर कोई एलिमेंट्स का, यानी कोई एटम का अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बाहरी कक्ष में 8 रहे, तो उसको ऑस्टॉक का नियम कहते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये ऑस्टॉक पूरा कर चुका है। पहला कक्ष में आपका 2 आएगा, दूसरा कक्ष में 8 आएगा, एंड तीसरा कक्ष में भी 8 आएगा। तो इस प्रकार का बहुत सारा आपका आएगा, आपका एलिमेंट्स जो आउटर मोस्ट फुल रहेगा, उस एलिमेंट्स को इनर्ट गैस कहा जाता है, यानी नोबेल गैस कहा जाता है। नोबेल गैस क्यों कहा जाता है कि उस आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, और जिस एलिमेंट्स का, जिस एटम का बाहरी कक्ष 8 यानी 8 इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ रहेगा, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। इसलिए आर्गन हुआ, जेनॉन हुआ, रेडॉन हुआ, ये सब, जैसे हीलियम हुआ, हीलियम का देख रहा ऑस्टॉक पूरा हुआ 2 है, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो आपका किसी मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे, धातु धातु के साथ रिएक्शन करेंगे। इसलिए बहुत सारे एलिमेंट्स है ऐसे है जो नोबेल गैस है, ठीक है। तो नोबेल गैस हमेशा रिएक्शन नहीं करता। पोटेशियम को ले लीजिए 20, कैसे पोटेशियम 20, तो हम कैसे भर सकते हैं इसको, पहला कक्ष में आपका 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर आपका 10 भर सकते हैं, 10 नहीं भर सकते। ऑस्टॉक नियम क्या कहती है, बोल रहे कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन आप भर रहे हैं तो बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए।
तो हम 2, 8 और 10 ये गलत हो जाएगा, इसमें नहीं भर सकते। तो इसको भरने के लिए हमको फिर 8 करना पड़ेगा। तो 8 भरा, फिर कितना भरा, 2, 8, 10 और 18 हुआ। कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 20 इलेक्ट्रॉन। 20 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे, 18 2। तो इस प्रकार हम भर सकते हैं पोटेशियम। समझ में आ रही है मेरी बात। तो इलेक्ट्रॉन को कैसे भर सकते, बाहरी कक्ष में क्या बोला, 8 से ज़्यादा नहीं हो, उसके बाद पहला कक्ष भरे, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। समझ में आ रही। लेकिन उस प्रकार 2, 18, 2, 8, 18, 32 जो बताया, उस प्रकार का इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, एन का मान। समझ में आ रही मेरी बात। तो हम इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे, समझ गए मेरी बात। दूसरा है कि संयोजकता कैसे लिखे, कोई भी इलेक्ट्रॉन का संयोजकता कैसे लिखे। समझ में आ रही मेरी बात, संयोजकता कैसे ले, आइए जानते हैं। संयोजकता के लिए आपको सेम टू सेम क्या जानना है, संयोजकता। बैलेंसिंग, ठीक है। संयुक्त कोई भी एटम का कैसे निकालें, ठीक है। जैसे सोडियम का हुआ, पोटेशियम का हुआ, हाइड्रोजन का हुआ, हीलियम का हुआ, नियॉन का हुआ, कैसे निकाले इसका संयुक्त। तो ये जो आप कार्बन देख चुके हैं, ये आपका कार्बन जो है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है, यानी 2,4। तो इसका बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 4, ठीक है। तो इसका बाहरी कक्ष में 4 है, तो 4 है, 4 आप देख लिया। तो इलेक्ट्रॉन आपका कितना है, 4 है, तो इसका संयोजकता कितना होगा, 4 होगा। अगर कोई भी एटम का आउटर मोस्ट, यानी आउटर मोस्ट में 1, 2, 3, 4 अगर इलेक्ट्रॉन रहे, वही उसका संयोजकता होगा, ठीक है। वही उसका संयोजकता होगा। 1, 2, 3, 4 अगर 5, 6, 7 रहे तो नहीं होगा। क्या क्या रहेगा, 1, 2, 3, 4। जैसे आपका ये आपका कितना है, 6 है, तो आपका 6 नहीं होगा। 1, 2, 3, 4, 5 तो भी काम करेगा, 1, 2, 3, 4 तो 5 के बाद नहीं काम करेगा, ठीक है। तो सोडियम का कितना है, 2,8,1, तो इसका संयोजकता कितना होगा, 1 ही होगा। अगर कोई भी जैसे मैग्नीशियम Mg12 देख लीजिए, मैग्नीशियम 12 होता है, यानी 2,8,2, यानी बाहरी कक्ष में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके संयोजकता 2 होगा। अगर किसी एटम के बाहरी कक्ष में मान लीजिए 5, 6, 7 रहे, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन रहे, तो कैसे भरेंगे, कुछ नहीं करना है, 8 से माइनस करना है, याद रखिए। अगर 5 रहे तो 8 - 5 यानी 3 आएगा आपका संयोजकता। ये आपका संयोजन है, ये आपका जो बाहरी संयोजकता अलग है और संयोजन अलग है। ये आपका संयोजन क्या है, संयोजन जो आपका बाहरी इलेक्ट्रॉन है वही आपका संयोजन है, यानी बाहरी इलेक्ट्रॉन है तो इसका संयोजन 1 है। लेकिन संयोजकता अलग है, मतलब कितना उस एटम, मतलब उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो तो है, तो 1, 2, 3, 4 रहे तो वही रहेगा। लेकिन अगर इसमें अगर 6 है तो हम क्या बोल सकते हैं, ये संयोग तो 6 से नहीं। समझ में आ रही है मेरी बात। तो उसमें 6 नहीं लिख सकते, उसमें 8 से माइनस करेंगे, 8 - 6 यानी 2 आएगा। तो हमारा संयोजकता कितना आएगा, 2 आएगा। यही तो संयोजकता है, यही अगर हम जानेंगे तो ही तो आप केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे। सोडियम क्लोराइड NaCl कैसे बना, सोडियम क्लोराइड, आइए 2 मिनट लेते हैं। सोडियम क्लोराइड कैसे बना, NaCl, ऐसे तो नहीं आया, NaCl कैसे बना, सोडियम का कितना है 11, तो 2,8,1 11, ठीक है। क्लोरीन का कितना है 17 है, यानी 2,8,7
है 2,8 के 1 7 यही तो लिख सकते हैं जो हम इलेक्ट्रॉन सजाएंगे हर एटम में। तो 2,8 के 1 7 तो इसका संयुक्त तो कितना है, सोडियम का एन है 1 है, और इसका कितना क्लोरीन का 287 ये 7 है। तो हम क्या बताइए 5 6 7 रहे तो 8 से माइनस करना है, यानी 8 - 7 कितना आएगा 1। तो इसका भी संयोजकता Cl का 1 और इसको इससे गुना किया जाता है, ठीक है। तो Na से 1 Cl से 1 यानी कितना आएगा NaCl। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं NaCl बोलते हैं। NaCl ऐसे नहीं आया, मतलब कुछ भी आप बोल रहे NaCl बन गया सोडियम क्लोराइड। जब तक आप संयोजकता नहीं जानेंगे तब तक आप कोई भी केमिकल जो रासायनिक आपका अभिक्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है कोई भी संतुलित, तो उसमें आपको पता नहीं चलेगा जहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं क्या लिख रहे हैं, समझ रहे मेरी बात। तो इस प्रकार का हम किसी भी रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं, कोई भी होगा। कैसे जानेंगे, जब तक हम इलेक्ट्रॉन नहीं बता सकते हैं उसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितना है, उसके बाद संयोजकता निकालेंगे तो ही कर सकते हैं। नहीं तो जिंदगी भर रटते रहोगे केमिस्ट्री, कभी जिंदगी में आपका समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग संयोजकता के बारे में पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ेंगे अभी, उसके बाद हमारा आएगा परमाणु संख्या। परमाणु संख्या क्या है, द्रव्यमान संख्या क्या है, समस्थानिक क्या है, संभारिक क्या है, आइए जानते हैं। फिर 4 टॉपिक से 4 टॉपिक में आप खत्म कर देते हैं आज का आपका चैप्टर, यानी आपका जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। तो आइए जानते हैं परमाणु संख्या क्या होता है। यानी परमाणु संख्या, मान लीजिए कोई एटम है ऑक्सीजन, ये आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटम ले लिया मैंने, ऑक्सीजन का आपका एटम ले लिया, ठीक है। ये आपका ऑक्सीजन का एटम है, ये आपका ऑक्सीजन का एटम है, ये आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 8 16 क्या है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ठीक है। इसके परमाणु संख्या कैसे निकाले, परमाणु संख्या आपका परमाणु संख्या कैसे निकाले, हम कैसे लिख सकते हैं कि एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट उन तत्वों को कैसे एलिमेंट्स को हम लिख सकते हैं, इसका इस प्रकार का 8 16, समझ में आ रही मेरी बात। मान लीजिए कोई एक एक्स का एक्स है, इसमें आपका जेड है और ये आपका ए है। ये क्या दर्शाता है, ये आपका एलिमेंट्स दर्शाता है, एलिमेंट्स, ये आपका तत्व, कौन सा तत्व है, ठीक। ये क्या दर्शाता है, परमाणु संख्या। ये क्या दर्शाता है, ये आपका द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या दर्शाता है, ये आपका द्रव्यमान संख्या। ये क्या हो रहा है, ये एलिमेंट से, ये जेड क्या है, परमाणु संख्या। अगर आपसे सवाल पूछा जाए जेड से क्या दर्शाया जाता है, परमाणु संख्या, एक्स से क्या दर्शाया जाता है, एलिमेंट यानी तत्व की संख्या, कौन सा तत्व है यानी कौन से एलिमेंट से, ए से क्या डोनेट किया जाता है, द्रव्यमान संख्या, इसको दर्शाया जाता है, ठीक। अगर सवाल आपसे पूछे ए से क्या द्रव्यमान संख्या, जेड से क्या है परमाणु संख्या, तो एलिमेंट्स को किसमें जाए, एक्स से, तो इसमें क्या परमाणु संख्या कितना होता है, प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या बोलते हैं, समझ में आ रही मेरी बात। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझ में आ रही, कोई भी एटम होगा उसके अंदर एक नाभिक होगा, एक नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को ही द्रव्यमान संख्या दे। कोई भी एटम ले लीजिए, यानी कोई भी तत्व के एटम में उपस्थित, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के संख्या के योगफल को ही परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। कोई भी ले लीजिए, जैसे आपका ऑक्सीजन 8 है, मान लीजिए ये आपका ऑक्सीजन है, ये आपका ऑक्सीजन है, समझ में आ रही है मेरी बात। ऑक्सीजन का अगर ले लेते हैं हम तो आपका ये आपका 8 और 16 है, तो हमारा कितना प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना है 16 है,
और नीचे जो संख्या होगा वही तो प्रोटॉन की संख्या है। प्रोटॉन की संख्या कितना है? 8। अगर हम निकाल रहे हैं प्रोटॉन की संख्या 8 है और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 16 है, तो हम न्यूट्रॉन की संख्या कितना लिखें? 16 माइनस 8 करेंगे तो ही तो आ जाएगा 8। तो हम जान गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना है? 8 8। तो इलेक्ट्रॉन कितना है? इलेक्ट्रॉन कैसे बताएं? इलेक्ट्रॉन ये आपका जेम्स चैडविक क्या बताया जब आपका न्यूट्रॉन का खोज किया? जितना वो रहा आपका प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कितना है हमारे पास? प्रोटॉन 8 है। तो आपको एग्जाम में पूछेगा जो ऑक्सीजन में कितना आपका इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो आप बता सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। न्यूट्रॉन कितना पाया जाता है? 8 पाया जाता है। प्रोटॉन कितना पाया जाता है? 8 पाया जाता है। तो द्रव्यमान संख्या क्या है? द्रव्यमान संख्या क्या है? किसी भी एटम का, किसी भी एटम में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को ही क्या बोला जाता है? द्रव्यमान संख्या। यानी प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या यानी 16। तो आपका कोई भी एटम का द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को ही द्रव्यमान संख्या कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि परमाणु संख्या किसे कहते हैं? परमाणु किसी भी एटम को ले लीजिए, कोई भी एटम ले लीजिए, उसके उपस्थित नाभिक में, एटम के उपस्थित नाभिक में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। उसमें जो आपका प्रोटॉन का मास होगा, यानी प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? परमाणु संख्या कहेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? कि ऐसे हवा में जा रहा। अगर हम लेते हैं ऑक्सीजन का ही, तो प्रोटॉन कितना है? 8। तो इसी को आपका परमाणु संख्या कहेंगे। ठीक, इसको कौन सा अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है? जेड से। द्रव्यमान संख्या कौन सा अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है? ए से। तो हम लोग अब जान लिया द्रव्यमान संख्या क्या होता है और परमाणु संख्या क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए कि ए कोई आपका सोडियम का था, सोडियम Na1123। ठीक है, तो प्रोटॉन कितना है? प्रोटॉन आपका 11 है। जो आपका नीचे दिया है वो परमाणु संख्या को ही प्रोटॉन की संख्या बोलते हैं। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना दिया हुआ है? 23 दिया हुआ है। तो हमारा न्यूट्रॉन कितना आएगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 23 है, तो 23 से अगर 11 माइनस करें तो कितना आएगा? 12। तो हमारा इलेक्ट्रॉन कितना होगा? क्या हम बता सकते हैं? जितना हमारा प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। यानी प्रोटॉन कितना है? 11 है। इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 11 है। यानी प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। याद रखिए, सबसे बड़ी बात, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। यानी हम कोई भी अगर एलिमेंट्स लेते हैं, कोई भी आपका अगर लेते हैं एटम सोडियम का, तो 11 23 आपका 11 होगा प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कोई द्रव्यमान संख्या कहते हैं। न्यूट्रॉन कितना होगा? 12। उससे हम माइनस करेंगे तो ये हम कर सकते हैं। इतना हम लोग पढ़ लिया। आइए हमारा नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, यानी समस्थानिक, आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है? समस्थानिक क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? मतलब समस्थानिक, मान लीजिए कि हमारा जो ये है आपका पृथ्वी, इस पृथ्वी में बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाता है, यानी एलिमेंट्स तत्व पाया जाता है। हर तत्व अलग 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 क्वालिटी होता है। यानी मान लीजिए कोई आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन मतलब कितने प्रकार में पाया जाता है? मान लीजिए आपका क्लोरीन है, क्लोरीन कितने प्रकार में पाया जाता है? उसी को बोल रहा आइसोटोप, यानी समस्थानिक कहेंगे। यानी हाइड्रोजन जैसे कि समस्थानिक हुआ, हाइड्रोजन को जैसे हम मतलब कितने प्रकार के पाए जाते हैं? यानी 3 प्रकार में पाया जाता है। 2 1 हाइड्रोजन 3 1। हाइड्रोजन का आइसोटोप यानी हाइड्रोजन का समस्थानिक 3 होता है। ठीक है, H1 1, H2 1, H3 1। ये क्या है? परमाणु संख्या। ये क्या है? परमाणु। ये आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान
संख्या, ये क्या है, ये आपका द्रव्यमान संख्या है ना। तो ये आपका द्रव्यमान संख्या है, तो इसमें कितना आएगा, प्रोटॉन, प्रोटॉन कितना है, एक है, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना है, एक है, तो न्यूट्रॉन कितना वो 1 - 1 से करेंगे तो 0। आपका इलेक्ट्रॉन कितना है, जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना आएगा, प्रोटॉन कितना है आपका 1 है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना है 2 है, तो आपका न्यूट्रॉन कितना आएगा 1 आएगा, तो इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, जितना प्रोटॉन रहता है उतना इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना आएगा, आपका प्रोटॉन है 1, इलेक्ट्रॉन कितना है आपका, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना दिया हो, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आपका 3 दिया, तो न्यूट्रॉन कितना होगा 2 आएगा, 3 से 1 माइनस करेंगे तो एक ही 2 आएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, जितना प्रोटॉन रहता है उतना इलेक्ट्रॉन पाएगा। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप पाया जाता है, तो हर एटम मान लीजिए कि ये कोई एक हाइड्रोजन है, ठीक, तो इसके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, यहाँ पे कितना है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के 2, इसमें भी 2 पाया जाता है अंदर में, 2 आपका, ये आपका तीसरा है जो आपका हाइड्रोजन में, इसमें कितना प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 3 है, इसमें 3 आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन द्रव्यमान, जो आपका द्रव्यमान संख्या पाया जाता है। तो आपका हाइड्रोजन को 3 आइसोटोप है, 3 आइसोटोप कौन सा है, इसको दूसरा में क्या बोलते हैं आपका, डी टी, आपका ड्यूटेरियम, टेट्रियम एंड क्या बोलते हैं, और एक तो आपका 3, आपका पहला आपका पी आएगा, आपका PRETIUM, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, DRIUTRIUM एंड ट्राइट्राइयम, TRITIUM। इसके 3 आइसोटोप आए, प्रोटियम, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइट्रियम, 3 आइसोटोप पाया जाता है कि कितना हाइड्रोजन का, ठीक है। इसको समस्थानिक बोलते, तो समस्थानिक का डिफिनेशन क्या होगा, कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी एटम ले लीजिए जिसकी परमाणु संख्या बराबर हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, कोई भी एटम के परमाणु संख्या बराबर होती है, परमाणु संख्या यानी देख लीजिए यहाँ हाइड्रोजन एक एक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, आइसोटोप बोलेंगे, समस्थानिक बोलेंगे। कैसे, किसी भी एटम के परमाणु संख्या बराबर होती है और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उसको हम समस्थानिक कहेंगे, समझ आ रहे। तो इस प्रकार बहुत सारा एलिमेंट्स है जो अलग अलग तरीके से पाया जाता है, जैसे क्लोरीन हुआ वो 2 टाइप्स में पाया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन हुआ 3 टाइप्स में पाया जाता है, हमारा जो पृथ्वी, ये नहीं कि हाइड्रोजन एक ही रहेगा, हाइड्रोजन एक ही नहीं है, वो डाल्टन क्या बोला, सिर्फ वो बोल रहा है कुछ नहीं है, सिर्फ ये एटम्स, आज हम लोग क्या जानते हैं, हाइड्रोजन 3 टाइप्स में पाया जाता है, ठीक है। तो इसी को हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होता है, यानी समस्थानिक होता है। जैसे कि जानते हैं क्लोरीन का, क्लोरीन का आप देख लीजिए, क्लोरीन कैसे नहीं, क्लोरीन जैसे आपका क्लोरीन, ये आपका क्लोरीन है यानी 17, और इसका जो द्रव्यमान संख्या है 35.5 है, ये आपका क्लोरीन, ठीक है। एक क्लोरीन है आपका, क्लोरीन जो आप देख रहे हैं ये क्या है, एक प्रकार का आइसोटोप है यानी समस्थानिक है। कैसे समस्थानिक है, इसका जो आपका देखिए क्लोरीन आपका 17 में 35, और फिर एक क्लोरीन जो है आपका 1737, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस रूप में पाया जाता है, क्या पाया जाता है इस रूप में, इस रूप में मतलब क्लोरीन पाया जाता है, मतलब क्लोरीन जो हमारा है आप देख रहे हैं ये 2 टाइप्स में हमारा नेचर में यानी प्राकृतिक में पाया जाता है। एक क्लोरीन आपका 17 जो 35 इसका द्रव्यमान संख्या है, और ये आपका 37 इस क्लोरीन का है, लेकिन ये तो 35 जो है वो 75% पाया जाता है, और 37 जो है 25% पाया जाता है। ये जो क्लोरीन का 35.5 द्रव्यमान जो संख्या है कैसे आया उसके बारे में जानेंगे, ठीक है।
तो ये 37 पाया जाता है, एक 35 पाया जाता है। ये आपका 75% एंड ये आपका पाया जाता है 25%। ठीक है, एक 35, एक 75, एक 25। तो इसका हम एवरेज जो निकालेंगे कैसे, आपका परसेंटेज, तो आपका जो आपका 35 इंटू 75% जो है उसका निकालेंगे, प्लस आपका 37 का जो है, आप 37 इंटू कितना है आपका, ये कितना परसेंट है, 25/100, यानी 35 जो है हमारा, ये जो आप देख रहे हैं 35 इंटू 75, मैंने 75 जो हमारा परसेंटेज है, ये जो हमारा 75% है, उसमें 100 से हम उसका एवरेज परसेंटेज निकालेंगे। ठीक, 35 इंटू 75% प्लस 37 इंटू 25%। अगर दोनों का हम परसेंटेज निकालते हैं तो आपका कितना आएगा, 35 इंटू 0.75 प्लस 37 इंटू 0.25। इसको हम डिवाइडेड करते हैं तो कितना आएगा, 0.75 और 37.25 है। तो इसको गुना करने से आएगा 26.25 और इसको गुना करने से आएगा आपका 9.25। अगर हम इसको जोड़ते हैं 26 इंटू 25 और 9 इंटू 25 को जोड़ते हैं तो हमारे पास आएगा 35.5। ये 35.5 कहाँ से आया बता सकते हैं आप, 35.5? तो यही जो आपका क्लोरीन का, आपका क्या है, क्लोरीन का द्रव्यमान संख्या है, क्लोरीन का द्रव्यमान संख्या है। तो इसी को आइसोटोप बोलते हैं, यानी समस्थानिक बोलता है। ऐसे ऐसे एटम जिसकी परमाणु क्रमांक सेम रहे और आपका द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न रहे, उससे समस्थानिक कहते हैं। तो आप क्लोरीन का आप जान लीजिए 35.5। कोई भी आपका कोई भी आपका ये एलिमेंट्स होगा उसमें आपका पॉइंट में रहेगा तो उस प्रकार का पाया जाता है, यानी एक नहीं है जो आपका एक टाइप में पाया जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात, हम क्या कह रहे हैं? ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि क्लोरीन का क्या होता है 35 इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं समस्थानिक। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा संभारिक। ये आपका संभारिक है। ये ले लीजिए, आर्गन ले लीजिए, आपका पोटेशियम ले लीजिए। ये 18 होता है, इसका आपका 40 होता है। ये आपका पोटेशियम भी 40 होता है, ये 20 होता है। समझ में आ रही मेरी बात क्या हो रहा है? संभारिक किसे कहते हैं? कोई भी एटम का अगर द्रव्यमान संख्या बराबर हो, ठीक है, कोई भी एटम का द्रव्यमान संख्या बराबर हो और परमाणु क्रमांक अलग अलग हो तो उसे हम संभारिक कहते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं समझ में? कोई भी एटम ले लीजिए, इसका आर्गन का 18 होता है, इसका जो आपका द्रव्यमान संख्या होता है 20 होता है। पोटेशियम का आपका 20 होता है परमाणु क्रमांक और आपका द्रव्यमान संख्या 20 होता है। ठीक है, तो इसका कितना होगा? इसका परमाणु जो है आपका दिया हुआ है, परमाणु यानी ये जो आपका द्रव्यमान संख्या है, ये द्रव्यमान संख्या है, ये 40 है, इसका भी 40 है। तो कोई भी एटम्स का अगर द्रव्यमान संख्या सेम रहे और परमाणु क्रमांक अलग अलग रहे तो हम क्या कहेंगे? उसको संभारिक कहेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? इसी के साथ आपका चैप्टर आज खत्म हो जाता। ये जो आप पढ़े, इतना बार सारे बताए, इस वीडियो को 2 या 3 बार जरूर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और बोलना क्या चाह रहा हूँ और मेरी सोच क्या है। ठीक है, तो बस आज के लिए यहीं तक। अगर आपका वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
क्या आपको पढ़ के मज़ा आया या नहीं, ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब। बस आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्ण।